उत्तराखंड के युवकों को नौकरी दिलाने के नाम पर विदेश में बनाया बंधक। सीएम धामी के निर्देश पर देहरादून पुलिस एक्टिव मोड पर साइबर फ्रॉड कराने वालों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत। तीसरी बार एनडीए का नेता चुने गए नरेंद्र मोदी। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने दी बधाई। कहा, मोदी ऐसे पहले नेता हैं जो 1962 के बाद तीसरी बार बनने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। उत्तराखंड के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे सैन्य धाम। अमर शहीदों के लिए बनाए जा रहे सैन्य धाम का किया निरीक्षण। अधिकारियों को दिए निर्माण संबंधित दिशा निर्देश। खिलाड़ियों को अब सरकारी नौकरी में मिलेगा 4% आरक्षण। खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल कोटे के तहत प्रस्ताव तैयार कराकर भर्ती के दिए निर्देश। नैनीताल राजभवन में 19वां गवर्नर गोल्फ कप टूर्नामेंट का आगाज। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया टूर्नामेंट का शुभारंभ। देश भर के 121 गोल्फर्स ले रहे भाग। उत्तराखंड के दून मेडिकल कॉलेज में पानी के लिए मचा हाहाकार। मरीज और परिजन हो रहे हैं परेशान। उप चिकित्सा अधीक्षक ने कहा, जल्द ठीक कराए जाएंगे खराब मोटर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो चमोली से मिल रही है। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चमोली से बड़ी खबर है, बद्रीनाथ हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। देवली बगड़ के पास बोलेरो वाहन खाई में गिरी है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। जिले के मासों गांव के मृतक बताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची घटनास्थल पर। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। तस्वीर आपके सामने सड़क हादसे के बाद की, और सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बेहद दुखद खबर आपको चमोली से बता रहे हैं। सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 लोग काल की काल में समा गए। 2 लोगों की इस सड़क हादसे में मौत हो गई है। जिले के मासो गांव के दोनों ही मृतक बताए जा रहे हैं। जिले के मासो गांव के दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। चमोली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सड़क हादसे की खबर है जिसमें 2 लोगों की जान चली गई। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। रुक करते हैं कुछ और खबरों का। उत्तराखंड के युवकों को विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बंधक बनाए जाने की घटना को सीएम धामी ने गंभीरता से लिया है। सीएम धामी के निर्देश पर देहरादून पुलिस इस मामले में एक्टिव मोड पर आ गई है। आपको बता दें कि विदेश भेजकर साइबर फ्रॉड कराने वालों के खिलाफ एसएसपी के निर्देश पर थाना रायवाला पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। गुजरात निवासी एजेंट ने पीड़ित और 7 युवकों को आईटी सेक्टर में काम कराने के बहाने बैंकॉक लेकर गया था। के विरोधी टेक्नोलॉजी रायवाला निवासी इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि उनका बेटा जो है पहले बैंकॉक में था, उसके साथ भी कुछ लोग काम कर रहे थे और बाकी उनको नौकरी के नाम से ले गया गया और वहाँ म्यांमार बॉर्डर पर उनको बंधक बनाया। चूँकि जो प्राथमिक जानकारी जो ली उसमें 7 से 8 बच्चे जो है उत्तराखंड के बताए जा रहे थे, बाकी अन्य प्रांतों से बच्चे हैं। चूँकि मैटर गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि इसमें मुकदमा तो दर्ज किया जाए, साथ ही साथ समन्वय बना के जो भी हमारी नेशनल एजेंसीज हैं उनके साथ समन्वय बना के उनको रेस्क्यू करने का प्लान तैयार किया जाए। तो उसके आधार पर मुकदमा दर्ज हो गया है और इसमें जो विधिक कार्रवाई है वो राष्ट्रीय स्तर पर कोऑर्डिनेशन चल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में अगर वो कहीं बंधक बना के रखे गए हैं म्यांमार के बॉर्डर पर कहीं भी हमारी एजेंसीज है उनसे समन्वय स्थापित किया गया और आगे भविष्य में पूरी कोशिश है कि उनको सकुशल वहाँ से भारत वापस लाया जाए। नैनीताल राजभवन में 19वां गवर्नर गोल्फ कप टूर्नामेंट आज से शुरू हो गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने टूर्नामेंट का विधिवत शुभारंभ किया। नैनीताल के राजभवन में 7 जून से 9 जून तक चलने वाले इन गोल्फ टूर्नामेंट में देश भर के 121 गोल्फर भाग ले रहे हैं। राज्यपाल ने प्रतियोगिता में आए सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया और अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी। नैनीताल गोल्फ कोर्स में खेले जाने वाले टूर्नामेंट का मकसद गोल्फ को बढ़ावा देना है ताकि नई पीढ़ी गोल्फ के प्रति आकर्षित हो सके।
गोल्फ की इस गेम में प्रकृति के इस सुंदर जगह में और इतनी सुंदर नैनीताल की जगह के अंदर में एक यूथफुल एक्टिविटी शुरू करने आए हैं। पूरे विश्व को, पूरे भारत को निमंत्रण देना चाहता हूं, इनवाइट करना चाहता हूं कि आइए इस सुंदर देवभूमि उत्तराखंड और इतने सुंदर जगह नैनीताल और उसके जो गोल्फ कोर्स है इसमें आकर खेल का, प्राकृतिक का और एक यूथफुलनेस का लुत्फ लीजिए। मेरे ख्याल से अपने देश के बहुत से जो सुंदर कोर्स है उनमें से एक है और वाकई में बड़ा खूबसूरत कोर्स है। टफ है, चैलेंजिंग है क्योंकि काफी पहाड़ है, ऊपर नीचे बॉल जाती रहती है आपकी, तो आपको थोड़ा प्लान करके इस कोर्स में खेलना पड़ता है। अगर आप ज्यादा ताकत लगाएंगे या ज्यादा जोर से मारने की कोशिश करेंगे तो आप अच्छा नहीं खेल पाएंगे। तो बड़ा संतुलन बना के धैर्य के साथ और इस तरीके से इस कोर्स में खेलना चाहिए, लेकिन बहुत सुंदर कोर्स है। बीजेपी ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए शेयर बाजार घोटाले के आरोप को लेकर पलटवार किया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ने मीडिया को जारी बयान में कहा कि राहुल गांधी अभी भी लोकसभा चुनाव की हार से उबर नहीं पाए हैं। अब वो बाजार के निवेशकों को गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में पहली बार मार्केट कैप $5 ट्रिलियन को पार कर गया है। उन्होंने शेयर बाजार में कथित घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की राहुल गांधी की मांग को निराधार कहा। राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि जो शेयर मार्केट है, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, ये देश के अंदर जब शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है व्यक्ति, तो वो किसी के कहने पर नहीं करता है। उसको लगता है कि मुझे कहां प्रॉफिट हो रहा है, कहां नुकसान हो रहा है। तो मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बयानबाजियों से बचें। देश विकास के पथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है। तीसरी बार देश में सरकार बनने जा रही है। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार, 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। और यही मैसेज फाइनेंस। उत्तराखंड के दिनेशपुर में आप पार्टी जिलाध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का नारा था अब की बार 400 पार, लेकिन अपनी पार्टी को बहुमत तक नहीं दिला पाए। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीते हैं, जबकि राहुल गांधी 2 स्थानों से 2.5 लाख के ऊपर वोटों से जीते हैं। 400 पार का नारा भाजपा सरकार ने दिया था। भाजपा सरकार नहीं कहे, मोदी सरकार कहे तो ज्यादा अच्छा है। तो जनता ने जो है जो मैंडेट दिया वो कहीं उससे नीचे चला गया और बहुमत तक मोदी जी नहीं पहुंच पाए। इसलिए हमें लगता है कि मोदी जी की और बीजेपी की हार हुई है और इसको उनको स्वीकार करना चाहिए। श्रीनगर बेस अस्पताल का स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्डियक कैथ लैब और स्टेट ऑफ आर्ट सेंटर लेबोरेटरी का भी निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दोनों महत्वपूर्ण यूनिट जनता की सेवा में जल्द समर्पित होंगे। आगे उन्होंने कहा कि जनता को लगातार बेस अस्पताल में बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं मिलती रहेंगी। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मोदी को तीसरी बार एनडीए का नेता चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि मोदी जी ऐसे पहले नेता हैं जो 1962 के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उत्तराखंड से भी लगातार तीसरी सभी 5 सीटें भाजपा ने जीती हैं, तो ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि पूर्व की भांति इस बार भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में 1 या 2 सांसदों को मंत्री बनाकर उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका जरूर मिलेगा।
देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आज हमारे माननीय मोदी जी को एनडीए का नेता चुना जा रहा है, उनके लिए बधाई है उनको। और 1962 के बाद पहली बार मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी बात और हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। हमारे उत्तराखंड से तीसरी बार हम लगातार 500 सीटें, यानी 5 ही सीटें, 500 सीटें हमने भारतीय जनता पार्टी की झोली में यानी मोदी जी के लिए समर्पित की हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारे यहाँ से, चूंकि हर बार ही उत्तराखंड से कोई ना कोई प्रतिनिधित्व जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा है, उम्मीद तो हम यहाँ से भी कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से विषय स्पष्ट होगा, तो हम तो चाहेंगे कि हमारे यहाँ से किसी एक, या हम तो कहें 2 मंत्रियों को मिलना चाहिए, नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति को तो मंत्री पद मिलना चाहिए। उत्तराखंड के सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के अमर शहीदों को समर्पित बनाए जा रहे सैन्य धाम पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया, जहां धाम के निर्माण संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देने का काम भी किया। वैसे तो इस धाम के निर्माण की अवधि 2025 तक रखी गई थी, लेकिन मंत्री गणेश जोशी के अनुसार यह धाम 2.5 से 3 महीने में ही बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री के हाथों सैन्य धाम का लोकार्पण कर जनता के लिए इसे खोल दिया जाएगा। मैंने आकर देखा कि काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है और जो हमारा अमर जवान ज्योति जो स्तंभ बना है वो पूरे हिंदुस्तान में मैं कहूँ सबसे सर्वोत्तम में तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमने अपने लोगों से कहा था कि आप पूरे देश का भ्रमण करके जो बेस्ट है उसे करें, और मुझे देखकर अच्छा लग रहा है कि सबसे बेस्ट यहाँ पर किया गया है। नगर विकास मंत्री ने विधानसभा स्थित सभागार में अधिकारियों के साथ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने परियोजना कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। आगामी मानसून सीजन से पहले सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि लंबे समय से चल रहे स्मार्ट सिटी के काम इसी माह तय समय पर पूरे हो जाएंगे। सीवर, ड्रेनेज, पीडब्ल्यूडी और सिंचाई संबंधित काम लगभग अंतिम चरण में है। ग्रीन बिल्डिंग का काम पूरा होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, इसमें तेजी लाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में शहर को और अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित कैसे बनाया जा सकता है, इस पर भी चर्चा की गई। आप जानते हैं कि स्मार्ट सिटी का बहुत समय से काम जो रुका था, इसी दौरान जब मेरे समय में इसको शुरू किया गया, एक समय ये आया कि बीच में बड़ी शिकायतें लोगों के द्वारा की गई। मैं भी स्वीकार करता हूं कि समय विलंब से काम शुरू हुआ, और आज मुझे खुशी है इस बात की कि जो निर्धारित समय था, यानी जून 2024 हमें एक समय निर्धारित हमारे लिए किया गया था, तो वो जून 2024 जो अब हमारे सामने है, अधिकांश काम हमारे हो चुके हैं। और जो अभी बहुत कम काम, जैसे हमारे यहाँ कुछ सीवरेज का काम, कुछ ड्रेनेज का काम, सड़क का 1-2 काम बहुत अंतिम चरण में वो भी है, बहुत जल्द इसको भी हम पूरा करेंगे। देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं उत्तराखंड ने भी तीसरी बार 5 कमल केंद्र की भाजपा सरकार को दिए हैं। इस बार खास बात यह है कि कई अनुभवी और दिग्गज नेता चुनाव जीत कर आए हैं। ऐसे में केंद्रीय मंडल में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का मौका किस सांसद को मिलता है, इस सवाल को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री खैलेंद्र चौधरी से हमारे संवाददाता वैभव पटवाल की खास बातचीत हुई। उत्तराखंड में भाजपा को 5 सीटों से नवाजा गया है। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ यहां पर लेंगे। वहीं बड़ा सवाल ये उठता कि 4 बार 5 कमल देने के बाद अब देखना ये होगा जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है में उनको जगह मिल पाती है या नहीं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री खैलेंद्र बिस यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कहना है उनका इस बारे में। खैलेंद्र जी, पहले तो बहुत बहुत बधाइयां आपको कि आपको 5 सीटों से नवाजा गया उत्तराखंड की जनता के द्वारा। देखिए, जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हम 5 की 5 लोकसभा सीट जीते हैं, उसका श्रेय पूरे हमारे धामी जी को जाता है, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को जाता है, और जो संगठन का हमारा रणनीति थी उसका ये हिस्सा है। और ये तीसरी बार लगातार हम 5 लोकसभा सीट जीते हैं। सभी को पूरे प्रदेश के अंदर उत्साह का वातावरण है, उत्साह का माहौल है। और जहां तक केंद्र की बात है, केंद्र में ये केंद्र का विषय है कि कौन मंत्री बनेगा नहीं बनेगा, ये इसको केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड और केंद्र का जो हमारा केंद्रीय संगठन है उसका विषय रहता है इसमें।
नेता हैं वो यहाँ पर सांसद चुन के आए, चाहे अनिल बलूनी की बात कर लें, चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात कर लें, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, काफी अच्छा एक्सपीरियंस उनके पास है, तो क्या लगता है उनको कोई बड़ा मंत्रिमंडल में यहाँ पर जगह मिलनी चाहिए? देखिए, जहां तक योग्यता की बात है तो हमारे 5 के 5 सांसद बहुत ही योग्य हैं। पहले भी हमारे अजय भट्ट जी और अजय टमटा जी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और अभी अजय भट्ट जी वर्तमान में मंत्री हैं। अब ये अगला विषय तय होगा कि केंद्र में किसको दायित्व मिलता है, किसको नहीं मिलता है। ये केंद्र का ही विषय है, इसमें अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। कहने की बात करें, जो कांग्रेस के नेता भाजपा में आए थे, कहीं देखा गया है कि जो उनके क्षेत्र हैं वहीं से जो भाजपा को कम वोट पड़े हैं, लगता नहीं है कि जो दूसरी पार्टी को जो नेता बीजेपी में आए थे, कहने वो बीजेपी को कहने खोखला करने का काम कर रहे हैं आगे भी? ऐसा कुछ नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता आता है तो उसकी मनोस्थिति हमारे राष्ट्रवाद को लेकर, देश की प्रगति को लेकर, क्योंकि एनडीए का और भाजपा का एक ही नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ सब आगे बढ़ रहे हैं और वोट परसेंटेज घटा नहीं है। हम हर ज्यादातर सीटों पे जीते हैं और निश्चित रूप से 5 की 5 सीटें जीते हैं, उसका परिणाम है ये। साफ तौर पर कहना है कि जो मत प्रतिशत कम पड़ा है वो मत की वजह से कम प्रतिशत हुआ है, ना कि कम वोट यहाँ पर पड़े हैं। अब देखना ये हुआ कि उत्तराखंड की 5 सीटों में से जो सांसद चुन के आए हैं उनको कितना, कौन सा मंत्रिमंडल यहाँ पर दिया जाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल के लिए इतने अपने सहयोगी हरीश यादव के साथ में देहरादून से TV 24 के लिए वह पटवाल की खास रिपोर्ट। दून पुलिस ने चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर चल रहे फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ किया। रजिस्ट्रेशन के नाम पर वसूली करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी के साथ ही एक पूर्व कर्मचारी सहित 4 को हिरासत में लिया। पुलिस ने सभी युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दून एसएसपी ने बताया कि 2 जून को एक यात्री ने चारधाम यात्रा प्रबंधन कार्यालय में एक वीडियो क्लिप दी थी, जिसमें साफ दिख रहा है कि एक अज्ञात शख्स रजिस्ट्रेशन के बदले तीर्थयात्रियों से पैसे की मांग कर रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच की तो जिन आरोपियों की भूमिका संदिग्ध पाई गई उन्हें हिरासत में लिया गया। देखिए, ऋषिकेश और चारधाम यात्रा की अगर बात करते हैं तो ऋषिकेश हमारा एक स्टॉपेज पॉइंट था जहां ऑफलाइन भी हम यहां पर ट्रांजिट कैंप में रजिस्ट्रेशन कर रहे थे। आज की स्थिति में देखा जाए विगत 1 सप्ताह से ज़्यादा 10 दिन करीब नॉर्मल स्थिति चल रही है। यात्री सकुशल वहां जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, यातायात व्यवस्था भी ठीक है। और ऋषिकेश में जो ट्रांजिट पॉइंट था, जितने भी लोग ऑफलाइन आ रहे हैं 1,500-2 हज़ार का डेली वहां पर रजिस्ट्रेशन करके उनको गंतव्य चारधाम यात्रा कराई जा रही। कहीं कोई ऐसी समस्या अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। बद्रीनाथ धाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ मजदूर आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम में इन दिनों चारधाम यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में नेपाली मूल और बिहार राज्य के मजदूर रोजगार की तलाश में बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इस दौरान मजदूरों में विवाद होता हुआ दिखता है। लड़ाई में खूब लात घूंसे चलते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। श्री मां नयना देवी मंदिर प्रांगण में एक महिला ने वीडियो बनाकर उसे वायरल किया था। इस मामले में आज महिला ने माफीनामा मंदिर प्रशासन को दिया। कहा गया कि भूलवश इस तरीके का वीडियो बना और मैं सभी श्रद्धालु और मंदिर प्रशासन से इस कृत्य के लिए क्षमा याचना करती हूं। सोशल मीडिया में डाली गई पोस्ट को हटा दिया गया है। मंदिर प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आने वाले समय में मंदिर परिसर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। वो मेरे से अभी 2-4 दिन पहले अपलोड हो गया। बहुत समय पहले बनाया था, अप्रैल में मैंने, लेकिन मुझसे गलती हुई थी। मेरे को जाने अनजाने में जिस भी भक्त के से जिस किसी की भी भावना मेरे कारण आहत हुई है, जिसके भी कारण मेरे से जो गलती हुई है, मैं सभी ट्रस्ट यहाँ से नैना देवी मंदिर के ट्रस्ट से सभी भक्तजनों से मैं माफी चाहती हूँ। मेरे कारण आपकी जो भावनाएं आहत हुई है मुझे क्षमा करें। जो पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने चारधाम यात्रियों के पंजीकरण केंद्र का निरीक्षण किया और यात्रियों से मिलकर फीडबैक लिया। साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्लॉट बढ़ाए जाएंगे, जिसके लिए सरकार तैयारियों में लगी है। साथ ही बुजुर्गों को लाइन में लगकर पंजीकरण न कराना पड़े, इसके लिए भी तैयारियां जारी हैं।
मां मनसा देवी मंदिर की ओर से जितने भी श्रद्धालु आएंगे, यात्री आएंगे, सभी को भोजन की व्यवस्था होगी और बाकी मां भगवती का आशीर्वाद है, जैसा भी होगा चलता है। इसमें स्लॉट बढ़ाने के लिए हमने हिदायत दी है और बुजुर्गों को हमने कहा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। निश्चित रूप में नीचे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, पहाड़ की तरफ लोग अपना रुख कर रहे हैं, धार्मिक यात्रा चल रही है, तो इस समय काफी जनता आ गई है। उसके निदान के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, हमारी सारी जितनी भी कोशिशें हैं कम पड़ जाती है, पर हमने कुछ स्लॉट्स बढ़ाए हैं। मां नैना देवी मंदिर के 141वें स्थापना दिवस पर 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर में कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में तिब्बती समुदाय की महिलाएं भी शामिल हुई। महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में भाग लिया। मंदिर के सदस्य ने बताया कि प्रतिदिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक देवी पूजन और कथा प्रवचन होगा। शाम 6 बजे आरती और प्रसाद का वितरण किया जाएगा। 15 तारीख को हमारा श्री मां नैना देवी मंदिर का स्थापना दिवस है और विगत वर्ष से हमने ये एक और परंपरा शुरू की है कि हम इसके साथ साथ श्रीमद देवी भागवत का आयोजन करते हैं। तो इस बार 15 जून को श्री मां नैना देवी का स्थापना दिवस है, तो आज से अब नैनीताल के नैना देवी मंदिर में कोई भी श्रद्धालु रील नहीं बना सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मंदिर के अंदर मर्यादित कपड़ों में ही प्रवेश मिलेगा। अगर किसी ने भी मंदिर परिसर के अंदर रील बनाई और भक्तों की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश मंदिर प्रबंधन ने जारी किया है। दरअसल कई लोग मंदिर में दर्शन करने नहीं, फिल्मी गानों पर रील बनाने आते हैं और इनकी वजह से मंदिर में मौजूद अन्य श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत होती हैं। आपको बता दें कि हाल ही में एक महिला ने आपत्तिजनक रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, जो वायरल हो गई, जिससे हजारों भक्तों की भावनाएं आहत हुई, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट को यह फैसला लेना पड़ा। मंदिर कमेटी की ओर से निर्णय लिया गया है कि इस तरीके की जो भी छोटी-मोटी घटनाएं इस तरीके की कभी भी होती हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और भविष्य में अगर इससे भी ज्यादा अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको मंदिर प्रशासन पूर्णतया मंदिर परिसर में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी पूर्णतया वर्जित कर देगा। मंदिर कमेटी उत्तराखंड के सबसे बड़े अस्पताल दून मेडिकल कॉलेज में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पानी की कमी से मरीजों के साथ साथ तीमारदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहां आरओ तो लगे हैं लेकिन उनमें कई दिनों तक पानी नहीं आता। हालात इतने गंभीर हैं कि शौचालयों में भी पानी नहीं है, जिससे यहां आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उप चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण दिन में 3 बार मोटर चलानी पड़ती है, जिससे मोटर भी खराब हो गई। हालांकि उन्होंने पंप को जल्द ठीक कराए जाने की बात कही है। यहाँ सभी सामना दिक्कतों का हो रहा है। यहाँ तो पानी नहीं है बिल्कुल भी, ना तो पीने के लिए है, ना लेटरिन बाथरूम है, में पानी नहीं है बिल्कुल भी। हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम कहाँ से लाएंगे पानी? हमारा पेशेंट है, हम लेडीज हम कहाँ से जाएंगे पानी लेने? बताओ। हमें तो कुछ सुविधा नहीं लगी। बस यही है कि हमारे मरीज से लेते हुए कुछ सुविधा नहीं, पानी की नहीं है। वॉशरूम बहुत गंद है, जाने के लिए मंदिर पर हम नीचे जा रहे तब खाने ला रहे, घर से ला रहे एक बोतल करके, बाहर जा रहे, मैं बाहर जा रही तब 10 रुपए दे रही तब वॉशरूम जा रहे। बड़ी चिंताजनक बात है जो देहरादून उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा अस्पताल दून अस्पताल में मरीजों के लिए शौचालय में पानी की कमी और आपको यहाँ जो मरीजों को जो नीचे पानी भरने में जाने में दिक्कत हो रही है। कुछ मरीज तो दुकानों से बोतलें खरीद के ला रहे हैं। बेचारे वो सरकारी में इतना पैसा वो अपने पानी में बहा देंगे खरीदने में, तो उत्तराखंड सरकार को पानी की व्यवस्था करानी चाहिए। टोटल 15 टैंकर इस पूरी बिल्डिंग में और प्लस डॉक्टर्स कॉलोनी, सिस्टर कॉलोनी में रखे गए हैं और जैसे ही वो खत्म हो रहे हैं उनको रिप्लेस भी कराया जा रहा है। तो अभी तो मुझे यही है कि जो भी अटेंडेंट है, जो भी लोग हैं, वो थोड़ा सा सहयोग करें, लेकिन ये यकीन जाने कि हाँ उसका काम पूरा अच्छे से चल रहा है और बहुत लोग दिन रात काम कर रहे हैं इसमें। मानसून सत्र से पहले गौला नदी के भू कटाव क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में बारिश के समय होने वाले जल भराव की समस्या को लेकर उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने गौला नदी का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और बरसात से पहले गौला नदी के भू कटाव प्रभावित क्षेत्रों में चैनलाइज करने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी ने शहरी क्षेत्र में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नालों की साफ सफाई करने के निर्देश दिए। साथ ही आसपास की कॉलोनियों में भी नियमित रूप से सफाई के दिशा निर्देश जारी किए हैं।
वाला है और गौला और जो यहाँ पे अन्य नदी नाले हैं इससे काफी नुकसान भी होता है, जल भराव की समस्या भी होती है और गौला के तीव्र प्रभाव में कई क्षेत्र का हिस्सा भूमि कटाव की जद में भी आता है। इसी के दृष्टिगत आज बिंदु खत्ता क्षेत्र के अलावा नगर क्षेत्र में भी कुछ नाले इत्यादि देखे गए हैं और इनकी सफाई नगर निगम द्वारा की भी जा रही है और जो नगर क्षेत्र के हैं उसमें नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि उसकी निरंतर सफाई करते रहें और बरसात में किसी भी तरह जल भराव की समस्या इस नगर पंचायत क्षेत्र में ना हो, इसके लिए निर्देशित किया गया है। और न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।